हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 सीए फाउंडेशन का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। अब देखिए, सबसे पहले ये एप्लीकेबिलिटी में दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, यानी पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स इसका, इस एक्ट के 81 सेक्शंस हैं, 4 शेड्यूल्स हैं। अब 4 शेड्यूल कौन कौन से हैं हम अगली स्लाइड में कवर करने वाले हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज, यहाँ पे कंपनी है, रजिस्ट्रार्स ऑफ फर्म नहीं है। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आरओसी इस पे एडमिनिस्ट्रेशन की सारी वर्किंग देखेगा एलएलपी की। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी आरओसी आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एलएलपी एक्ट। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल। ध्यान से देखिएगा, क्यों? ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, क्योंकि इसका एलएलपी का अलग से एक्ट है, एक द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, the LLP as a form of business organization is alternative corporate business vehicle। इसका मतलब है कि हाइब्रिड मोड है स्टूडेंट्स ये, जैसे द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखिए, इसमें लिमिटेड वर्ड जो आ रहा है वो अपनी कंपनी के फीचर से आ रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी। और जो पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कैसे मैनेज करना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन किसकी क्या रूल्स होंगे, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, और कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो जो इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है मैनेजमेंट की, वो हमारी पार्टनरशिप से बिजनेस से आ रही है। और जो लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर है वो कंपनी से आ रहा है। तो इसलिए ये एक अलग से ही ना जो बनाए गए हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस करने के लिए। तो इसलिए इसको हाइब्रिड मोड भी कहते हैं, हाइब्रिड मोड ऑफ बिजनेस। अब देखिए, ये सिक्स पॉइंट यही है, दिस इज अ हाइब्रिड बिटवीन द कंपनी एंड द पार्टनरशिप। तो ये फिफ्थ और सिक्स पॉइंट इसीलिए है। क्यों? वापस से बता देती हूँ, क्योंकि जो लिमिटेड लायबिलिटी फीचर जो आ रहा है वो हमारी कंपनी से आ रहा है, और जो इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी इन द मैनेजमेंट का फीचर जो आ रहा है वो पार्टनरशिप फर्म से आ रहा है। तो इसलिए ये दोनों का हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ फीचर्स कंपनी के हैं, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप एक्ट के हैं। अब देखिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था एलएलपी के 81 सेक्शंस और 4 शेड्यूल्स होते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट शेड्यूल, इसमें ये चारों शेड्यूल हम पढ़ेंगे। तो पहला शेड्यूल ये बोलता है डील्स विद द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज द एलएलपी। अब देखिए क्या होता है, जैसे पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि एलएलपी एक एग्रीमेंट यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनकी कि वो अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या इनका ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं। अब वो डिसाइड कैसे करेंगे? थ्रू अ एग्रीमेंट। एलएलपी के लिए एक अलग से एग्रीमेंट वो आपस में बनाते हैं, जिसमें ये सब वो रिटन डाउन करते हैं कि किसकी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। तो अब ये फर्स्ट शेड्यूल ये बात करता है स्टूडेंट कि इन केस अगर किसी एलएलपी का रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, तब जो इस फर्स्ट शेड्यूल में जो भी म्यूचुअल राइट ड्यूटीज आपस में पार्टनर्स की भी और एलएलपी की जो लिखी हुई है वो उसको रेफर करके अपना वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड शेड्यूल क्या बात करता है। सेकंड शेड्यूल डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू एलएलपी, यानी अगर कोई पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट होना चाह रही है, तब क्या क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से वर्किंग होगी, तो वो सारा प्रोसेस सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। थर्ड शेड्यूल डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। सेकंड था कि पार्टनरशिप फर्म को अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना है तब। अब थर्ड शेड्यूल है कि प्राइवेट कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना चाह रही है तो उसका प्रोसीजर थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। और लास्ट है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना चाह रही है तो फोर्थ शेड्यूल है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं है, फर्म आ गई अपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गई, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आ गई। लिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, स्मॉल एलएलपी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या होता है। देखिए, इट मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच, कंट्रीब्यूशन का मतलब है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी जो पार्टनर्स आपस में मिलके कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं एलएलपी में उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। अगर वो 25 लाख से ज्यादा नहीं है, एंड यहाँ पे प्लस का क्राइटेरिया है, सेकंड कंडीशन इज द टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख, यानी स्मॉल एलएलपी क्लासिफाई करने के लिए होने के लिए इस एलएलपी को दो कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। पहली कौन सी है? कंट्रीब्यूशन जो उस एलएलपी का है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है जो टर्नओवर है उस एलएलपी का वो 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके वो स्मॉल एलएलपी क्लासिफाई हो पाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक और लिमिट देख रहे होंगे कि कंट्रीब्यूशन के नीचे 25 लाख के नीचे दिया हुआ है 5 करोड़,
और टर्नओवर के साथ दिया हुआ है 50 करोड़। तो इसका मतलब है एट प्रेजेंट जो इसकी कंट्रीब्यूशन के लिए 25 लाख लिमिट है और टर्नओवर के लिए 40 लाख की लिमिट है मैक्सिमम। लेकिन इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको 5 करोड़ तक और 50 करोड़ तक रिस्पेक्टिवली इंक्रीज कर सकती है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्मॉल एलएलपी क्लासीफाई करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है उस एलएलपी का 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा इधर एक साथ में दिया हुआ है कि टर्नओवर कहाँ से देखेंगे आप 40 लाख का। तो टर्नओवर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो उस पिछले साल में एलएलपी ने एक स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जो फाइल किया होगा इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो वहां से अभी क्या होता है, फॉर्म 8 होता है स्टूडेंट। फॉर्म 8 एलएलपी को फाइल करना पड़ता है जिसमें वो अपने P&L बैलेंस शीट आरओसी के पास देती है। तो उसको कहते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। अब वो पिछले इमीडिएटली पिछले साल का देखेंगे टू टू कैलकुलेट दी टर्नओवर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का मतलब भी क्या है एलएलपी के लिए, वो भी हम साथ में कवर कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू कैन गेट डायरेक्टली 1 और 2 मार्क क्वेश्चन ऑन दिस। तो देखिए सबसे सिंपल तो है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है अपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो वो तो ठीक है एलएलपी के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कैच है वो देखिए। अगर कोई एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, कब के बाद, 30 सितंबर के बाद, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो होगा 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। फॉर एग्जाम्पल कोई 15 अक्टूबर को एलएलपी हमारी इनकॉर्पोरेट हुई है, 15 अक्टूबर आप ले लो 2024 के लिए, ठीक है। 15 अक्टूबर 24 को कुछ हुई थी इनकॉर्पोरेट, तो उसके लिए कौन सा होना चाहिए, जनरली तो होना चाहिए 31 मार्च 25, ठीक है। लेकिन इसके लिए कह रहा है कि 25 के लिए नहीं होके फॉलोइंग द ईयर यानी 26, तो 26 में जाके वो होगा उसके एक साल बाद। तो 31 मार्च 2026 में जाके उसका जो साल खत्म होगा वो उसमें कंसीडर किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन यहाँ पे आपको कट ऑफ डेट ध्यान रखनी है, 30th डे ऑफ सितंबर की अगर कोई बात इनकॉर्पोरेट होती है तब जाके हम उसका जो फाइनेंशियल ईयर देखेंगे वो अगले फाइनेंशियल ईयर यानी उस साल का अगला जो मार्च आएगा 31 मार्च, तब जाके वो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे देखते हैं। तो एवरी एलएलपी शेल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी आएंगे, तो हम अगली वाली स्लाइड में कवर करेंगे कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या है। अभी हम सीक्वेंस में चलते हैं। तो कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि अकेला तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप आ रहे हैं तो कम से कम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए। If any time, a most important, very important concept students, if at any time the number of partners is reduced below 2, यानी तो वो अकेला ही रह गया ना, पार्टनरशिप तो रही का। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो गई और उसके बाद भी एलएलपी कैरी ऑन दी बिजनेस, उसके बाद भी फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर थे, अब एक की डेथ हो गई या उसने छोड़ दी एलएलपी, तो एक ही बचा, तो उसने क्या किया, उस पार्टनर ने कंटिन्यू किया बिजनेस अकेले ही। कब तक, मोर देन 6 मंथ, यानी उसके छोड़ के जाने के बाद भी उसने 6 महीने तक अपना बिजनेस चालू रखा। तो वाइल दी नंबर ऑफ सो रिड्यूस यानी 2 से 1 हो गया उसके बावजूद, तब क्या होगा आप देखिएगा। द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर, यानी जो अकेला रहा हुआ है पार्टनर, ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरी ऑन द बिजनेस, यानी जो बिजनेस कर रहा है 6 महीने के बाद। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे आफ्टर द 6 मंथ की बात हो रही है। तो अगर उस 6 महीने के बाद यानी 6 महीने तक का तो उसको टाइम दिया था कि 6 महीने तक आप कंप्लाइंस कर लो, एक और पार्टनर लेके आ जाओ टू टू कंप्लाई विद द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, लेकिन फिर भी उसने 6 महीने के बाद तक भी नहीं किया। और 6 महीने के बाद जो उससे जो भी वो अपने काम करेगा एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट, यानी वो जानते हुए भी कि वो अकेला ही है और कम से कम 2 पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती ही है एलएलपी में, तो क्या होगा, वो पर्सनली लायबल होगा सारी की सारी ऑब्लिगेशन के लिए। अब स्टूडेंट्स को समझिए कंसेप्ट के साथ कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मेन मोटिव ही ये था कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी वो लिमिटेड होती है केवल उनकी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तक, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर पार्टनर्स ये जानते हुए भी कि उनके जो एलएलपी के पार्टनर्स की नंबर हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की जो रिक्वायरमेंट है उससे नीचे चली गई है, उसके बाद भी वो 6 महीने का तो एक्ट ने ही टाइम दिया है कि 6 महीने के अंदर आप उस प्रोविजन को कंप्लाई कर लो और कम से कम जितने पार्टनर चाहिए उतने एक्स्ट्रा आप बस में अपॉइंट कर लो। तो 6 महीने के बाद भी अगर वो ऐसा कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और बिजनेस चालू रखते हैं तो वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब वो एलएलपी एक तरह से तो रही नहीं ना, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, क्योंकि 6 महीने का टाइम तो उन्होंने एक्ट ने दिया ही है। 6 महीने के बाद भी जो भी 6 महीने के बाद की बात हो रही है स्टूडेंट,
6 महीने के बाद जितनी भी ऑब्लिगेशन आएगी उस चीज के लिए जो अकेला पार्टनर बचा है वो उसके लिए पर्सनली लायबल होगा। अब नेक्स्ट देखिए डेजिग्नेटेड पार्टनर। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए, लेकिन साथ के साथ यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी कंसेप्ट है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर स्टूडेंट्स का मतलब ये होता है सिंपल भाषा में कि एलएलपी की कंप्लाइंस से रिलेटेड, यानी क्या क्या फॉर्म्स आरओसी के पास, हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि एमसीए और आरओसी इसको गवर्न करती है। तो आरओसी के पास कौन कौन से कंप्लाइंसेस, कौन कौन से फॉर्म फाइल होंगे, है ना, कैसे आगे रिप्रेजेंट करना है एलएलपी को लीगल मैटर्स में, कंप्लाइंसेस में, तो उसके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। तो एवरी एलएलपी शेल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। नॉर्मल 2 पार्टनर होते हैं और कम से कम 2 उसमें से डेजिग्नेटेड पार्टनर होनी चाहिए कम से कम। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 पार्टनर्स हैं उसमें, तो कम से कम 2 तो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, एक नॉर्मल पार्टनर भी चलेगा। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब बता दिया मैंने आपको, चूंकि जो लीगल मैटर्स में कंप्लाइंसेस के जो काम होते हैं एलएलपी के, उसको एलएलपी को रिप्रेजेंट करे, तो वो जो पार्टनर्स कहलाते हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहलाते हैं। और वो इंडिविजुअल होना जरूरी है, क्योंकि अगर होता है जैसे एलएलपी में अगर बॉडी कॉर्पोरेट भी अगर कुछ अपने पार्टनर है तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं कहलाएगी। डेजिग्नेटेड पार्टनर केवल इंडिविजुअल होना चाहिए, और उनमें से भी एक जो होना चाहिए वो रेजिडेंट होना चाहिए। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या होगी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए, इन दी एलएलपी ऑल दी पार्टनर्स आर, जैसे वही बताया मैंने, अगर सबके सब बॉडी कॉर्पोरेट है तो इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड दी, या तो पहली चीज तो होगी कि सभी के सभी बॉडी कॉर्पोरेट है उस एलएलपी के पार्टनर्स, या फिर किसी में कुछ पार्टनर्स इंडिविजुअल हैं तो कुछ बॉडी कॉर्पोरेट है, तो कम से कम 2 इंडिविजुअल पार्टनर आपको करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर आप, मेन पर्पस ही ये है स्टूडेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर का कि वो आगे लीगल मैटर्स में कंपनी को इंडिविजुअली एज पर्सन रिप्रेजेंट कर पाए, तो उसके लिए तो इंडिविजुअली चाहिए ना, एक पर्सन चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर सारी की सारी बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर अपना वो नॉमिनी यानी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अपॉइंट करेंगे ताकि वो एलएलपी के मैटर्स को आगे रिप्रेजेंट कर पाए। थर्ड पॉइंट देखिए, रेजिडेंट का मतलब क्या होगा। रेजिडेंट का मतलब है कि 120 दिन रहना चाहिए वो इंडिया में। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जनरली जो रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है वो पिछले साल का देखा जाता है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो 120 दिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए स्टूडेंट, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जैसे कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। तो अब पार्टनर हो कौन सकता है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। अब देखिएगा कि एनी इंडिविजुअल, क्या वो तो इंडिविजुअल भी बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है, इतना तो पता ही है। अब देखिए, हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी केपेबल, अगर वो ये 3 चीजें नीचे वाली कंप्लीट हो रही है तो वो कैपेबल नहीं होगा। कौन कौन सी, अगर वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो गया है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। ऐसे ही किसी ने बोल दिया तब नहीं, जब कोर्ट को ये लगता है कि जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है, तब जाके वो है ना पार्टनर नहीं बन सकता एलएलपी का। दूसरा है कि ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, दिवालिया घोषित हो गया है वो, और वो अपनी लाइबिलिटी अभी तक, जितनी भी उसकी लाइबिलिटी बनती है उसने अभी तक डिस्चार्ज यानी पेमेंट नहीं किया है उसने अभी तक अपनी लाइबिलिटीज का, और वो दिवालिया घोषित हो चुका है, तभी भी वो पार्टनर नहीं बन सकता। ऑब्वियसली उसके बाद जिसकी पर्सनल लाइबिलिटीज ही उसकी इतनी है तो वो एलएलपी में पार्टनर कैसे बनेगा। तीसरा है ही हैज बीन अप्लाइड, दूसरे में तो क्या है स्टूडेंट, बी वाले पॉइंट में कि वो ये डिस्चार्ज हो मतलब वो इंसॉल्वेंट घोषित हो चुका है और अभी तक उसने लाइबिलिटीज दी नहीं है। और तीसरे वाले में उसने खुद आगे होकर भी एप्लीकेशन दी है कि मुझे दिवालिया घोषित कर दो, तो वो वाली बात है कि हैज बीन अप्लाइड टू द एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, लेकिन उसकी एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, तो वो पर्सन भी आगे पार्टनर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या, हमने पढ़ा कि एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी, यानी जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनी बताई गई है वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। और इसके साथ क्या क्या चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में आएंगी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, और पार्टनरशिप मतलब जो आएगी, जितनी भी एलएलपीज होंगी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मतलब 2008, द एलएलपी एक्ट 2008। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन एलएलपीज भी आ जाएंगी। और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी जो कंपनीज भी है ना बाहर, इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। लेकिन क्या नहीं इंक्लूड होगा, ये कुछ चीजें उन्होंने दी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी, कोई अदर अगर बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिशियल गजेट में डिसाइड किए तो वो सब इसमें एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब देखिए, फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड तो आउटसाइड इंडिया है, लेकिन उसका कुछ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। ये हो गया अपना 2 डेफिनेशन। अब देखिएगा स्टूडेंट, इनकॉर्पोरेशन कैसा होता है इसका, यानी रजिस्टर कैसे होती है एलएलपी।
तो फॉर LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरी ऑन, ये तो हमने पढ़ा ही, कम से कम 2 पार्टनर्स तो चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, और प्रॉफिटेबल पर्पस के लिए होना चाहिए। आप चैरिटेबल पर्पस के लिए LLP नहीं बना सकते। वो अपना नाम सब्सक्राइब करना, यानी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे देने को सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो सब्सक्राइब करना करेंगे वो। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, फिर वो अगर एक उन्होंने 2 पार्टनर्स ने अपने नाम दे दिए, सब्सक्राइब कर लिए उसमें, अब उसके बाद वो जिस भी मैनर, जो भी प्रोसीजर है, जो भी फीस होगा उस अकॉर्डिंग वो आगे फाइल करेंगे। जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा या वो रखना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के वो ROC को अपना नाम दे देंगे इनकॉर्पोरेशन के लिए। अब देखिए सेकंड है कि इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो फर्स्ट वाले पॉइंट में पढ़ा कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे, तो कोई भी एक देखिए, कोई भी एडवोकेट, CS, CA और कॉस्ट अकाउंटेंट। अब ये जो डिटेल्स दी हुई हैं वो इसमें से कोई भी एक पर्सन जो भी इस इनकॉर्पोरेशन के वर्क में इंडल्ज है, एडवोकेट हो गया, CS हो गया, CA हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, जो भी फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो वेरीफाई करेंगे कि सारी डिटेल सही हैं। और उसके साथ बाय एनी वन हु सब्सक्राइब, यानी जो फर्स्ट वाले स्टेप में जो 2 सब्सक्राइबर थे, 2 पार्टनर से, उसमें से किसी भी एक का उसका एक और स्टेटमेंट लगेगा दैट द रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड, यानी जो CA, CS एडवोकेट जो भी फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस एक जो भी एक सब्सक्राइबर यानी कोई भी एक पार्टनर, ये वापस से कंफर्म करेंगे कि उन जितने भी रूल्स थे उन्होंने कंप्लाई की हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयर, यानी LLP के रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स हैं वो सारे उन्होंने कंप्लाई किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी इन फॉर्म एज, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा उसमें स्टेट द नेम, यानी क्या नाम रखना चाह रहे हो अपनी LLP का, प्रपोज्ड बिजनेस, बिजनेस हमने बता दिया चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई प्रॉफिट पर्पस के लिए होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, है ना, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस इंडस्ट्री है, किस अकॉर्डिंग है। स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, अब आपको एड्रेस तो बताना पड़ेगा कि जैसे पर्टिकुलर स्टेट तो आपने डिसाइड कर ली, उस स्टेट में भी एड्रेस क्या होगा। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु आर टू बी पार्टनर्स, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तो आपको उनका नाम बताना पड़ेगा। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन हु आर द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होने चाहिए। कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा जो भी बेसिक डिटेल्स है बिल्कुल स्टूडेंट्स। थर्ड, इफ द पर्सन मेक स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबाउ, अगर वो जानते हुए भी गलत दे रहा है या फिर उसको पता है कि गलत, उसको पता है कि गलत है, या उसको ये भी पता है कि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, और फिर भी वो LLP में इन्फॉर्मेशन वो फर्निश कर रहा है, तो उसको जेल हो सकती है कि 2 साल तक की, और उसके अलावा फाइन 10,000 रुपये तक का, और कम ना मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का फाइन इस पे लगाया जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय क्लॉज बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 हैज बीन कंप्लाइंड विद। अब सेक्शन क्लॉज बी और क्लॉज सी क्या, क्लॉज बी तो यही था जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं कि वो फाइल हो गया है, फाइल पर्टिकुलर जो भी फीस थी और जो भी प्रोसीजर था, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर उसके साथ, और सी में हमने पढ़ा था कि कम से कम एक जो सब्सक्राइबर, यानी 2 पार्टनर्स में से एक पार्टनर, वो सब्सक्राइब जिसने सब्सक्राइब किया है इनकॉर्पोरेशन में, वो प्लस कोई भी CA, CS एडवोकेट, कॉस्ट अकाउंटेंट, जो भी इस फॉर्मेशन LLP की फॉर्मेशन के प्रोसेस में इंडल्ज है, वो आगे एक स्टेटमेंट देगा कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है। अब ये कह रहा है कि बी, यानी ये दोनों तो कंप्लाई हो गए, लेकिन ए वाला क्लॉज कंप्लाई नहीं हुआ है। ए वाला क्लॉज क्या था कि कम से कम 2 सब्सक्राइबर होने चाहिए इनकॉर्पोरेशन के, है ना, LLP के इनकॉर्पोरेशन के लिए, लॉफुल बिजनेस के लिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए। अब वो कंप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या होगा, रजिस्ट्रार तो पेंडिंग रख देगा एप्लीकेशन एंड द इनकॉर्पोरेशन, अब जब वो कंप्लाई होगी तब वो अपना सर्टिफिकेट, इसका LLP का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अब सेकंड पॉइंट है, द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी, यानी जो भी CA, CS है, कॉस्ट अकाउंटिंग और जो एडवोकेट ने स्टेटमेंट दिया है, और प्लस एक सब्सक्राइबर जो था, है ना, कोई भी एक पार्टनर ने जिसने सब्सक्राइब किया है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, वो जो स्टेटमेंट देते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू है, बिल्कुल उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है, तो वो रजिस्ट्रार उसको भी एक्सेप्ट कर सकता है और आगे वो अपना उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देगा। थर्ड पॉइंट है, द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज बी shall be signed by the registrar authenticated by his official seal, यानी जो भी वो सर्टिफिकेट देगा उसके ऊपर सील लगी हुई होगी, और द सर्टिफिकेट shall be conclusive evidence that the LLP is incorporated, यानी उसके बाद जैसे ही वो अप्रूव कर देगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई करने के बाद, तो वो आगे LLP इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस,
जो होगा LLP एंड चेंज देयर। अगर कुछ रजिस्टर हमने पढ़ा था कि वो रजिस्टर्ड जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे उसको एड्रेस भी देना पड़ता है कि किस स्टेट में है, प्लस एड्रेस बताइए आपकी कहाँ पे रजिस्टर करना चाह रहे हैं। तो एवरी LLP शेल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब इसकी नीड क्या होती है कि कुछ भी अगर नोटिस वगैरह इशू करना हो, कुछ इंक्वायरी करनी हो, तो रजिस्टर्ड ऑफिस तो नाम उनका डिटेल्स तो होनी चाहिए ROC के पास। तो एवरी LLP शेल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल द कम्युनिकेशन, यानी वही नोटिस वगैरह कुछ भी इंक्वायरी के लिए जा सके, आपस में कम्युनिकेशन हो सके, है ना, तो वहां पे वो रिसीव किया जा सके उसके द्वारा, कि अगर ROC कोई स्टेटमेंट कोई अगर नोटिस भेजता भी है तो LLP उसको रिसीव कर पाए। अब देखिए, अ डॉक्यूमेंट में भी सर्व्ड ऑन LLP। अब किस पे सर्व होता है, अगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है, LLP के ऊपर भी सर्व हो जाए तो भी ठीक है, कोई पार्टनर के ऊपर सर्व हो जाए तो भी वैलिड है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर सर्व हो तो भी ठीक है। अब कैसे भेजा जाएगा, पोस्ट अंडर अ सर्टिफिकेट पोस्टिंग, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया, और कोई भी अदर मैटर, कोई भी अदर मैनर मतलब ईमेल वगैरह भी हो सकते हैं तो वो भी ठीक है, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर एड्रेस स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय LLP फॉर द पर्पस ऑफ सच फॉर्म एंड मैनर। अब देखिए, सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है, LLP के ऊपर भी वो कोई नोटिस सर्व हो सकता है, या जो भी उसको सर्व करना है डॉक्यूमेंट, कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर को सर्व हो जाए तो भी वैलिड है, कोई पार्टनर को सर्व के नाम पर सर्व हो तो भी वैलिड है। अब कैसे, कोई सर्टिफिकेट पोस्ट हो गया, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया, या इसके अलावा कोई भी मैनर जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ हो। अब कहाँ पे, कोई रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया उस LLP का, या इसके अलावा LLP ने कोई और एड्रेस दिया हुआ हो तो वो भी वैलिड माना जाएगा। अब चेंज, एंड LLP में चेंज द प्लेस ऑफ इज रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी कुछ वो चेंज कर सकती है, एंड फाइल द नोटिस। अब ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, हम वही पढ़ रहे हैं कि हर चेंज ROC के पास रजिस्टर होना मस्ट है। फाइल दी नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार इन सच, यानी जो भी मैनर जो भी फीस होगी उसके साथ वो आगे कंडीशंस होगी वो प्रिस्क्राइब करने के बाद वो उसको चेंज कर सकती है। फोर्थ है कॉन्ट्रावेंशन, यानी अगर उन्होंने रजिस्टर्ड अपना ऑफिस चेंज कर लिया लेकिन आगे बताया नहीं तो उसको पेनल्टी लगेगी, 500 रुपीज ईच डे एंड मैक्सिमम 50,000 रुपीज, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन हो गया तो इफेक्ट क्या होगा, सिंपल सा है कि वो कोई भी LLP के ऊपर एक ना सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई स्टूडेंट्स। तो अभी वो है ना कोई उसके ऊपर LLP के ऊपर है ना, अब पहले तो क्या था, पार्टनर्स थे है ना, तभी वो सब्सक्राइब कर रहे थे और कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए थे। अब एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया, कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ सर्टिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन आ गया, ROC ने उसको अप्रूव कर दिया, तो अब एक LLP की अलग से एग्जिस्टेंस हो गई, LLP एक अलग एंटिटी, एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में एग्जिस्ट हो गई है। तो अब कोई LLP को सू कर सकता है, और है ना, और वो खुद LLP भी आगे किसी के ऊपर केस कर सकती है, और कोई LLP भी केस कर सकता है, अपने नाम पर वो अक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है कुछ भी जो भी उसके प्रॉपर प्रॉपर्टी है, वेदर इमूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इंटेंजिबल, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से पहले तो कुछ एग्जिस्ट करती नहीं थी ना LLP, वो तो पार्टनर्स थे है ना, इंडिविजुअल पार्टनर्स थे। जैसे ही एक बार वो अप्रूव हो जाता है इनकॉर्पोरेशन, तो उसके बाद LLP का अलग एग्जिस्टेंस हो जाता है। कॉमन सील वो अपनी रख सकती है अगर वो चाहे तो, वैसे अब मैंडेटरी नहीं है कॉमन कॉमन सील, तो अगर वो चाहे तो अपनी कॉमन सील रख सकती है ना। डूइंग एंड सफरिंग ऑफ सच अदर एक्ट एज दी बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर, जो भी एक अलग एंटिटी कर सकती है उसके वो LLP भी कर सकती है, तो ये सब उसके रहेंगे कि क्या। अब नेक्स्ट देखिए, नेम सेक्शन 15, तो जैसे जो भी LLP का नाम है स्टूडेंट, जैसे XYZ, तो लास्ट में वो लगाएगी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी XYZ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या XYZ LLP। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी LLP इस तरीके से रजिस्टर नहीं हो सकती किसी भी नाम के साथ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में वो नाम अनडिजायरेबल है, या फिर है ना जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड LLP रजिस्टर्ड कंपनी है, या कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है उसके नाम से वो बहुत ही आइडेंटिकल यानी सेम हो रहा है, या फिर मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, तो उस नाम से भी वो LLP रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि रिजर्व कर सकती है LLP कोई भी नाम। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे इनकॉर्पोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, उस प्रोसीजर को इनिशिएट करना, तो तब तक ना जो LLP जो पार्टनर्स चाहें तो जो भी नाम उन्होंने सोचा है उसको रिजर्व कर सकते हैं ताकि कोई और उसको नहीं ले, है ना। तो अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म, यानी जो भी फॉर्म जो भी प्रोसीजर जो भी फीस होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी नाम उन्होंने सोचा है, प्रपोज्ड नेम। अब दूसरा जो बी पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर कोई LLP बन चुकी है वो चेंज करना चाह रही है नाम, तो उसमें भी वो चेंज के टाइम पे भी उसको रिजर्व कर सकती है। अब देखिए वो ROC के पास ही जाएगी, तो जो भी एप्लीकेशन जाएगी वो कम से जो भी नाम रिजर्व होगा कम से कम 3 महीने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार, यानी रजिस्ट्रार ने वो सारी कंडीशंस, अब देखिए चेंज के नाम पे रिजर्व करने के टाइम पे भी ये सब चीजें देखी जाएगी
कि वो आइडेंटिकल नहीं है किसी से, ऑलरेडी किसी एलएलपी किसी ट्रेडमार्क जो बन रखा है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है या कोई कंपनी का नाम है, कोई एलएलपी का नाम है, वो उससे मैच नहीं कर रहा है, अनडिजायरेबल तो नहीं है। तो ना रिजर्व करने के टाइम पे भी ये सारी चीजें देखी जाएंगी आरओसी के द्वारा, और अगर उसको ठीक लगता है तो वो वैलिड ग्राउंड्स पे वो रिजर्व कर देगी नाम, और वो जो रिजर्व किया हुआ नाम है कम से कम 3 महीने तक वैलिड होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा चेंज ऑफ नेम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछला पढ़ा कि अगर नाम आइडेंटिकल हो जाता है किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, किसी कंपनी के नाम से, या किसी एलएलपी जो ऑलरेडी रजिस्टर की हुई है उसके नाम से अगर सेम हो जाता है, तो जिसके नाम पर है, जैसे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस नाम के साथ, तो वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब वो एलएलपी हो, कोई प्रोपराइटर हो, या फिर पहला चीज तो जिसके नाम दोबारा यूज किया जा रहा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई जो नई एलएलपी रजिस्टर हो गई है उसके नाम से टू रिजेंबल है, आइडेंटिकल है ना, तो उससे उसको लॉस हो सकता है। तो वो एप्लीकेशन कर सकती है कि ये जो नई एलएलपी रजिस्टर हुई है उसका नाम हमारे नाम से रिजेंबल है, या कोई प्रोपराइटर है जिसने अपना नाम ट्रेडमार्क करवा रखा है, तो वो भी एप्लीकेशन कर सकता है कि चेंज ऑफ नेम के लिए, यानी ये जो नई एलएलपी रजिस्टर हुई है इसका नाम आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि इनका नाम हमारे जो रजिस्टर्ड नाम से है वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो रहा है। दूसरा पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, अब इन्होंने जो एप्लीकेशन की उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी एलएलपी को कि वो अपना नाम चेंज करे, या फिर न्यू नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डायरेक्शन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी इस एलएलपी को, जो नई एलएलपी बनी है उसको अपना नाम चेंज करना रहेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट थर्ड वाला, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोपराइटर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शैल बी मेंटेनेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, यानी जिसका नाम नई एलएलपी ने यूज कर लिया है ना, जो पहले से रजिस्टर्ड थे उनका नाम अगर उनको लग रहा है कि नई एलएलपी जो रजिस्टर हुई है उन्होंने उनका नाम यूज कर लिया है, तो उनके पास मैक्सिमम 3 इयर्स का ही टाइम है ये कंप्लेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 3 साल के बाद वो ये एप्लीकेशन नहीं कर सकते चेंज करने के लिए, कि अब आप जो नई एलएलपी बनेगी उसका नाम चेंज कर सको, नहीं। तो मैक्सिमम 3 साल का टाइम है इनके पास। अब देखिए स्टूडेंट, जो नाम चेंज हुआ है वो चेंज होने के बाद का क्या प्रोसीजर रहेगा एलएलपी का, तो वो जो चेंज नाम की डिटेल से विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज गिव अ नोटिस ऑफ द चेंज, वो आरओसी को अपना चेंजेस का इन्फॉर्मेशन देगी। ठीक है, अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है उस एलएलपी को कि उसके नाम को चेंज करने के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो ऑर्डर के साथ आरओसी को आगे पास करेगी। हु शैल कैरी आउट नेसेसरी चेंजेस, यानी ऑब्वियसली क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नाम भी आता है तो उसको अमेंड करके वापस विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सच चेंज इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जो चेंज नाम के साथ है और जो एलएलपी के एग्रीमेंट में जो चेंजेस हुए हैं उसके साथ वो फाइनल उसको अमेंडेड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द एलएलपी इज इन डिफॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाई डायरेक्शन करने के बाद भी नाम चेंज नहीं करती है तो क्या होगा स्टूडेंट, डायरेक्ट केस आ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया था एलएलपी को कि उनका नाम किसी पुरानी एलएलपी से या किसी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड से या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से जो ना प्रोपराइटरशिप चल रही है उसके नाम से आइडेंटिकल है, रिजेंबल हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया एलएलपी को कि वो अपना नाम चेंज करे। ये ऑर्डर देने के बाद भी एलएलपी ने अपना नाम चेंज नहीं किया तो अब क्या होगा, तो अब देखिए क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल अलॉट अ न्यू नेम, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही उसको कोई नया नाम दे देगी, जो भी उसका प्रोसीजर होगा उसके बाद, और दी रजिस्ट्रार शल एंटर, और उसके बाद रजिस्ट्रार खुद ही वो नाम उसमें न्यू रजिस्टर में उसको एंटर भी कर देगा इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम एंड इशू द फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन देने के बाद भी एलएलपी ने अपना नाम अगर चेंज नहीं किया क्योंकि वो आइडेंटिकल था किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंटिटी से, तो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही उसको नाम दे देगी कोई नया, और उसके बाद रजिस्ट्रार उसको अपनी एंट्री भी कर लेगा अपने रजिस्टर में और फ्रेश सर्टिफिकेट उसको इशू कर देगा। नॉट विथ स्टैंडिंग इन दिस सबसेक्शन शैल प्रिवेंट दी एलएलपी, अब देखिए एलएलपी को फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एलएलपी को नया नाम दे दिया, अब वो एलएलपी को पसंद नहीं आ रहा तो एलएलपी चाहे तो उसको वापस चेंज के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। So this was our topic for the CA Foundation, the LLP Act 2008. So thank you.